हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। मैं सुखदा त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑफ एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन इंडिया, मतलब कि इंडिया का जो संविधान है, भारत के संविधान में शिक्षा के क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि राइट फ्रॉम द ग्रेजुएशन, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, वहां से लेकर के पीएचडी लेवल तक में अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस सेक्शन से क्वेश्चन आना ही आना है, ये यकीन मान लीजिए। बात करें नेट की तो पेपर 1 में इससे क्वेश्चन बनते हैं और शिक्षा शास्त्र पेपर 2 में तो बनते ही हैं, क्योंकि एजुकेशनल प्रोविजंस की बात हो रही है। राइट, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे अच्छी बात क्या होने वाली है, इसमें आपका एक भी आर्टिकल, एक भी लिस्ट नहीं छूटने वाली है। बिल्कुल डिटेल वीडियो होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर कि क्या क्या मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एक क्विक रिव्यू ताकि आपको पता लग जाए कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फैक्ट होते हैं, कब बना क्या बना, ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं। देन आपको इसके बाद ये देखिए इतने सारे आर्टिकल सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ जैसे फिर आपको पता है कि हमारे इंडिया में 3 लिस्ट है। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट बनाई गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी गई है सेंट्रल और गवर्नमेंट के बीच। तो यहाँ पर लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी बातें कही गई हैं वो सब डिस्कस करेंगे लिस्ट वाइज। राइट, सो लिस्ट 1 में इतनी एंट्रीज हैं, लिस्ट 2 में सॉरी फॉर दैट, लिस्ट 2 में एजुकेशन से रिलेटेड इतनी एंट्रीज हैं, लिस्ट 3 में इतनी एंट्रीज हैं। तो सब कुछ डिटेल में देखेंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होने वाली है कि इस लेक्चर का ये जो पीडीएफ है, ये कंप्लीट पीडीएफ हमारी ऐप पर, स्टडी ऑफ एजुकेशन ऐप पर पहले से प्रेजेंट है। तो जो लोग पहले से लॉग्ड इन है, वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ये पीडीएफ पहले ही मिल चुका है। अगर आप भी ये पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी ऐप की, वहां पर फ्री क्लासेस भी होती हैं और आप ये ऐप और ये पीडीएफ और इसके जैसे और बहुत सारे कंटेंट पीडीएफ आपको वहां पर मिलेंगे टाइम टू टाइम। राइट, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट गोइंग टू द बिगिनिंग। राइट, yes, so I am going to discuss here about the main articles, right? और जो एंट्रीज है, लिस्ट की जो एंट्रीज है, वो आप लोगों के लिए पीडीएफ के फॉर्म में वहां पर अवेलेबल है। राइट, सो कुछ बेसिक चीजों की बात कर ले। लेट्स जूम इन फर्स्ट। राइट, okay, now I think it's more visible to you all. Right, yes. नाउ अगर हम बात करें, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन, हम सबको पता है 15 अगस्त 1947। एंड उस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए कंट्री के अंदर। उसी समय हमने एक was organized by the, so a constitutional committee बनी। right, was organized by the government of India to draft a constitution for the country। राइट, सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी उसके जो हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन घोषित किए गए उस ड्राफ्टिंग कमेटी के। राइट, सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करने में। राइट, देन फाइनली the constitution was regulated in the country on 26th January 1950। Right, now constitution of a country is a basic document, ये हमें सभी लोगों को पता है। अब अगर हम मूव करें अपने मेन पॉइंट की तरफ, तो हमें पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लॉजेज हैं, आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं उसमें। राइट, हैव अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बियरिंग ऑन एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा की जिम्मेदारी उसमें दिखाई गई है। राइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, here we are with our main thing, that is constitutional provisions। Right, right, okay, so
यस, लेट मी टॉक अबाउट इट। सो हम हर एक चीज को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो ये एक लिस्ट है आर्टिकल्स की जो हमारे इस पीडीएफ में प्रेजेंट है। सो अगर मैं क्विकली बोलूँ आपको, क्योंकि पीडीएफ में आपको डिटेल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आर्टिकल 45 जो है आपका, वो राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 21 ए, अब ये कब बने थे और कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, ये सब इस पीडीएफ में डिटेल में दिया गया है। हम एक जस्ट क्विक रिव्यू लेने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, राइट। इट गिव्स अस राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन फॉर वुमेन आर्टिकल 15(1) और इसके जो क्लॉज है 15(3), राइट। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, ये आर्टिकल नंबर 46 में दिया गया है। रिलीजियस एजुकेशन, धर्म आधारित जो शिक्षा है उसके बारे में आर्टिकल 25, 28, 1, 2 एंड 3 में कहा गया है। एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो कम जनसंख्या के लोग हैं, उनके एजुकेशन से रिलेटेड उनके क्या क्या अधिकार है, उनका जो इंटरेस्ट है उससे उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल आर्टिकल नंबर 29 में दिए गए हैं, राइट। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। सो इससे रिलेटेड आर्टिकल कहाँ दिए गए हैं, आर्टिकल 30 में दिए गए हैं, राइट। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, मदर टंग को इम्पोर्टेंस दिया जाता है एट प्राइमरी स्टेज, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा में मदर टंग का इम्पोर्टेंस है, ये बात कौन बताता है, ये आर्टिकल नंबर 350 बताता है, 350A। नाउ प्रमोशन ऑफ हिंदी, ये कहा जा रहा है कि हिंदी को आप प्रमोट करिए ताकि एक जो इंडिया का जो कल्चर है, जो मिक्स्ड कल्चर है, हर एक की मातृभाषा अलग है, पर जब कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हमें लार्ज स्केल पर किस में रखना है, हिंदी में रखना है। ये बात किस में कही गई है, आर्टिकल 351 में कही गई है। नाउ एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो है, उसमें एजुकेशन किस तरीके की रहेगी, ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 239 में। और फिर फाइनली अगर हम आर्टिकल की बात करें, मान के चलिएगा अभी तो लिस्ट हमारी बाकी है, तीनों लिस्ट अभी हमारी बाकी है। फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, राइट। सो ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, उसमें जो अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं फॉर एजुकेशन, वो किसके अंतर्गत आती है, आर्टिकल नंबर 51A के अंतर्गत, राइट। सो इतने सारे आर्टिकल, एंड देन नाउ we are going to talk about the list, right? So moving ahead, yes, so let's take it into the uh, yes, right, now it would be properly visible to all of you, right? So free and compulsory education, जैसा कि मैंने बात करी, आर्टिकल नंबर 46 में कहा गया है कि स्टेट ये प्रोवाइड करवाएगी किस चीज को, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा या चाइल्ड केयर प्रोवाइड करना, ये एक देश का जिम्मेदारी है। कब तक के बच्चों को, 6 साल तक के बच्चों को, राइट। नाउ राइट टू एजुकेशन, नाउ देयर आर टू आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 21A एंड 93rd amendment, right? So what article number 21A is very important, provide free and compulsory education to all children from 6 to 14, राइट। एंड ये कब हुआ, ये एक्ट की तरह बना कब, 86th अमेंडमेंट जो है इस आर्टिकल को एक एक्ट बनाता है, राइट। ओके, now moving ahead, 93rd amendment, that is about primary education as a fundamental right, right? So
by the 93rd amendment of the constitution, primary education has made fundamental right. राइट अब तो प्राइमरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट कब बना है? 93rd अमेंडमेंट के द्वारा. राइट नाउ मूविंग एट दीज ऑल थिंग्स आर फैक्चुअल, यू हैव टू रिमेंबर इट, आपको याद रखना पड़ेगा इसे. ओके नाउ मूविंग अहेड, यस, एजुकेशन फॉर वुमेन, very important. Right, so let me zoom it first. Right, so as we talked about the article number 15 earlier also, इसमें आपके पास दो अलग अलग क्लॉज हैं. राइट, सो आर्टिकल नंबर 15(3) और आर्टिकल नंबर 15(1). so the article is regarding no discrimination against the citizen on the ground of sex, religion, race, place of birth. सेक्स के आधार पर, राइट आप ये किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं. और क्योंकि यहाँ वर्ड इन्वॉल्व है सेक्स, दैट्स वाई मेल एंड फीमेल एंड नाउ द थर्ड जेंडर, राइट, आप जो है किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, शिक्षा देने से किसी को मना नहीं कर सकते हैं. नाउ आर्टिकल नंबर 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empower that state to make any special provision for women and this includes their education also. और आर्टिकल नंबर 15 का जो 3 क्लॉज है वो ये पावर देता है किसी भी स्टेट को कि वो महिला शिक्षा के लिए या महिलाओं के लिए किसी भी तरीके की एक व्यवस्था, अलग व्यवस्था बना सकता है, स्पेशल प्रोविजंस उन्हें दे सकता है. राइट, 15(1) क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स दैट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड द सेम थिंग. राइट नाउ मूविंग अहेड, यस, ओके, promotion of education and economic interest of SC, ST and other weaker section. So it's the article number 46 is all about the weaker sections, right? जो कमजोर वर्ग है. अब कमजोर वर्ग किस तरीके का? इकोनॉमिक कमजोर वर्ग नंबरों के सेंस में, जिनकी जनसंख्या भी कम है और जिनका इकोनॉमिक स्टेटस भी थोड़ा कम है. राइट नाउ द स्टेट शेल प्रमोट विथ special care of education and economic interest of weaker section of the people in a particular of the scheduled caste and scheduled tribe and also protect them from social injustice and all form of exploitation. So article number 46 इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है. राइट ये बोलता है कि जो स्टेट है वो प्रमोट करेगा किस चीज को? ये जो वीकर सेक्शन है उनकी एजुकेशन को और उनके इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाने में हेल्प करेगा. राइट और उनके खिलाफ किसी भी तरीके का सोशल इनजस्टिस, मतलब कि सामाजिक भेदभाव या कोई एक्सप्लॉइटेशन है ना हो रहा है तो उसको रोकने का काम करेगा. ओके नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, provision of religious education. Okay, so provision about the religious education, if we talk about it, so provision of religious education, just a minute. Right, so provision for religious education मतलब कि धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या बातें कही गई हैं. राइट सो सबसे पहली बात अगर हम करें आर्टिकल नंबर 25. ओके आर्टिकल नंबर 25 एंड इट टॉक्स अबाउट राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, मतलब अपने रिलीजन का, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार. राइट सो यस, आर्टिकल नंबर, इसमें भी अलग अलग क्लॉज है आपके पास. 25(1) क्या कहता है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल द सिटीजन अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ conscience and the right to profess, practice and propagate religion.
मतलब हर एक व्यक्ति को, इस देश के नागरिक को ये अधिकार है कि वो अगर इसे सिंपल वे में कहें कि अपने किसी भी धर्म में भावनाएं रख सकता है, किसी अपने धर्म की पूजा कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है और उस धर्म के बारे में प्रचार कर सकता है, right? So that is article 25(1). Then article 28, freedom as to attend a religious instruction। मतलब कि अगर आपको कोई रिलीजियस टीचिंग दी जा रही है तो आपको फ्रीडम है कि आप वो अटेंड कर सकते हैं, राइट? सो this article is related to the freedom as attend at religious instruction or religious worship in a certain educational institution। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको ये फ्रीडम है कि आप रिलीजियस वर्शिप कर सकते हो और उसे अटेंड कर सकते हो, बट देयर आर सम क्लॉज। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। वो कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहली बात इसमें यह है कि कोई भी अगर सरकारी संस्थान है तो सरकारी संस्थान, क्योंकि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इसका कोई धर्म नहीं है, तो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे किसी भी संस्थान में जो है कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इसलिए आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल जो होते हैं वहाँ की प्रार्थनाएं किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करती हैं। व्हाई? बिकॉज दे गेट फंड फ्रॉम द स्टेट, राइट? अब अगर बात करें आर्टिकल नंबर 28(2) की तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर। ये कहता है कि नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई। क्लॉज 1 में जो बात कही गई है वो अप्लाई नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब सरकार से परमिशन लेकर के किसी ने अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूट ही खोला हो, राइट? अब जैसे मान लीजिए हम किसी धर्म विशेष के स्कूल होते हैं, राइट? सो वो वहां पर उसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई प्रार्थनाएं करवाते हैं, वहां पर उनके अपने भगवान रखे होते हैं जिनकी वर्शिप होती है रोज। तो वहां पर ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उन भी स्कूलों या उन संस्थाओं की स्थापना सरकार से परमिशन लेकर के होती है, राइट? और एक चीज और है, वहां पर डायरेक्ट फंडिंग गवर्नमेंट की नहीं होती है, राइट? सो वहां पर फिलैंथ्रोपी एंड आप कह लें कुछ अपनी तरफ से या ट्यूशन फीस लेकर के वो बच्चों से फंड रेज करते हैं, देन अपना इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। ओके, सो now when talk about 28(3), the third clause, right? So it lays down no person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any permission attached to। कहने का मतलब इसका ये है कि किसी भी पर्सन को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं तो आप इसको अटेंड करें ही करें, पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करें ही करें, राइट? सो ये एक पॉइंट यहाँ पर बनता है। फिर अगर हम आगे चले नेक्स्ट, यस, सो नेक्स्ट इज अबाउट, ओके जस्ट अ मिनट, राइट, देन ओके, सो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। जो कम जनसंख्या के लोग हैं उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए आर्टिकल में क्या कहा गया है, और ये शिक्षा से भी रिलेटेड है, राइट? सो लेट मी फर्स्ट जूम इन दिस, राइट? नाउ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इसमें आर्टिकल नंबर 29 आता है, सॉरी, आर्टिकल नंबर 29 ये क्या कहता है? Any section of citizen residing in the territory of India, any part thereof having a distinct language, script and culture of its own, shall have the right to conserve the same.
मतलब कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति, इंडिया या इंडिया की टेरिटरी के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी अपनी एक भाषा है, उसका अपना एक कल्चर है, उसकी कुछ अपनी लिपि है, वो उसको कंजर्व करने का राइट रखता है, उसको बचा करके रखने का राइट रखता है। सो उसके लिए वो लोगों को वो सिखा भी सकता है। कैसे कंजर्व करेंगे आप इसको? लोगों तक पहुंचा करके, राइट। दूसरी बात, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ओनली द रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, एनी ऑफ देम। और कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी शैक्षिक संस्था किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए एडमिशन देने से मना नहीं कर सकती है कि उसका रिलीजन कुछ और है, उसकी कास्ट कुछ और है, उसकी लैंग्वेज कुछ और है, राइट। और ऐसा क्यों? ऐसा हर वो संस्थान जो गवर्नमेंट से एड जिसे मिल रही है या जिसे डायरेक्ट गवर्नमेंट संचालित कर रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट that is going to be right of minorities to establish and administer एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जैसे हमने बात करी पहले कि हर एक माइनॉरिटी को राइट है कि वो अपने भाषा, अपनी लैंग्वेज, अपनी लिपि, अपने कल्चर, अपनी सभ्यता को कंजर्व करके रख सकता है, ये तो हमने कह दिया, राइट। कैसे करेगा? सो दे हैव राइट कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं, right? So this article 30 gives them right to open their own or to establish and administer educational institute of their choice, right? So minorities can open their educational institutions, and the state shall not discriminate against any educational institute in respect of grant in aid। और कोई भी राज्य इस बेसिस पर ग्रांट मतलब मदद देने में मना नहीं कर सकता कि ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या मेजॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या मेन स्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, राइट। सो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा जितना कि एक मेन स्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, राइट। नाउ मूविंग अहेड, instruction in mother tongue at the primary stage, right? So ये क्या कह रहे हैं? Yes, instruction in mother tongue at the primary stage। आर्टिकल नंबर 350A ये कहता है, आर्टिकल नंबर 350A ये कहता है कि जो प्राइमरी स्टेज पर जो टीचिंग हो रही है, वो जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो किस में होने चाहिए? मदर टंग में होने चाहिए, right? So it shall endeavor of every state, of every local authority with the state to provide adequate facility for instruction in mother tongue at the primary stage of education to children belong to the linguistic minority group, and the president may issue such direction to state as he consider necessary or proper for receiving the provision of such facilities। मोटा मोटा अगर बात करें तो प्राइमरी लेवल पर मदर टंग में एजुकेशन देनी है, हिंदी में नहीं जानिएगा, हर एक की मदर टंग अलग अलग है, किसी की हिंदी, किसी की कन्नड़ा है, किसी की गुजराती, किसी की मराठी है, राइट। तो यहाँ पर मदर टंग की बात हो रही है। नाउ अगर इसका क्लॉज बी देखें हम, इट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर, और ये काम हो रहा है या नहीं इसको इंश्योर करने के लिए एक सिपाही बिठा दिया गया है। उस सिपाही का क्या नाम है? उसका नाम है स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर, राइट, फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और इनका काम क्या है? टू सेफ गार्ड द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, राइट। नाउ प्रमोशन ऑफ हिंदी, राइट। सो प्रमोशन ऑफ हिंदी मतलब कि हिंदी को प्रमोट करना है। कहाँ प्रमोट करना है? क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया इज अ बिग कल्चरल पुल, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषाएं हैं यहाँ का, ठीक, भाषाएं हैं यहाँ की, राइट। सो ऐसे में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या रखा जाएगा?
सो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहाँ हिंदी को प्रमोट किया जाएगा, मतलब लोग अपने विचारों का आदान प्रदान किस रूप में करेंगे, कॉमन एक्सप्रेशन क्या होगा, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, हिंदी होगा, राइट। सो प्रमोशन ऑफ हिंदी याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 351, right? So 351 is related to the promotion of Hindi. Now, the constitution also provides for the development and propagation of national language Hindi. According to the article 351, it is a special responsibility of the center. It's a responsibility of the center to develop national language Hindi so that it may serve as a medium of expression for all the element of the composite culture of India. यहाँ का जो composite mix culture है इंडिया का, उसमें मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन कौन क्या रहे, हिंदी रहे। और इसके लिए एक डायरेक्टरेट ऑफ हिंदी भी बनाया गया है, कहाँ पर, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। गुड टू गो, राइट, सॉरी, यस। नाउ talking about the lengthy one, right? एजुकेशन इन द यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें शिक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी। सो इन आर्टिकल नंबर 239 इट्स गिवन दैट every union territory has its own education department and the responsibility of education in union territory has been under union or center government. So union territory में जो शिक्षा व्यवस्था है वो कौन देखेगा, सेंटर देखेगा, right? Now fundamental duties to provide opportunities for education, fundamental duties में क्या आ जाएगा, article number 51 A clause K, it shall be the duty of every citizen of India who is parent or guardian to provide opportunity for education to his child or as the case may be wards between the age of 6 and 14 year। अब देखिए शिक्षा का अधिकार बन तो गया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षा का अधिकार तो आपने बना दिया पर कुछ पेरेंट्स भेजते ही नहीं थे, तो अब ये उनके ऊपर भी एक कंपल्शन है, उनके ऊपर भी एक जोर दिया गया है कि नहीं, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो बच्चों को स्कूल तक भेजें। कितने साल के स्कूल, कितने साल के बच्चों को, 6, oh my god, yes, फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को स्कूल भेजना ये पेरेंट्स की या फिर गार्जियंस की जिम्मेदारी है, राइट? ये उनकी मूलभूत उनका ड्यूटी को हम हिंदी में कह सकते हैं उनका काम है, राइट? नाउ नेक्स्ट इज यस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक स्टेट के ऊपर, एक देश के ऊपर, राइट? तो वो हम, क्योंकि एक अकेला स्टेट क्या करेगा और एक अकेली यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, तो अधिकारों को बांट लिया गया है, राइट? सो ये जितने भी अधिकार हैं उनकी यहाँ पर कुछ हिस्ट्री सी दी गई है, आप पढ़िएगा पीडीएफ में। मैं बात करूंगी यहाँ पर, सो एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ड्यूटीज हैं, जो काम, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यूनियन लिस्ट या लिस्ट 1 में आती हैं। देन लिस्ट 2 इज द स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 इज द कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, ये हम जानते हैं, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, कौन से अमेंडमेंट से हुआ, क्या हुआ, सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है, राइट? सो यहाँ पर मैं डिटेल में ये लिस्ट अभी नहीं लेने जा रही हूँ, आप डाउनलोड कीजिएगा इसको पीडीएफ को और वहां से आप पढ़िएगा, राइट? सो कहाँ मिलेगा, जैसा मैंने आपको बोला, ये आपको मिलेगा स्टडी ऑफ एजुकेशन ऐप के ऊपर। सो वहाँ पर ही बड़े सिंपल वे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, right? So then we will meet into the next section. Till then, bye bye, take care and please like जरूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए।